गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का जी। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों, जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। 8:15 बज चुके हैं। 15 मिनट लेट होने के लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं भाई। आने में और रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, माफी चाहता हूँ आपसे। विलंब के लिए, देरी के लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके। चलिए, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए और एक बार बस कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी लोगों के डिवाइस में क्लास चल रही है बिल्कुल ठीक तरीके से, या किसी को कोई परेशानी आ रही है जल्दी से मुझे बता दीजिए। आज लगता है पूरी तरह रेडी होके आए हैं नहा धोकर। जी हाँ, सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। मैंने सोचा भाई आज आप लोगों के साथ 12 बजे तक रहना है ना। एक क्लास सुबह 8 से 10 बजे तक लगी है, फिर 10 से 12 बजे तक लगी है। आज मैंने, भाई शनिवार को वैसे मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई आप लोगों से विशेष प्यार है मुझे और आप लोगों को विशेष प्रकार की नफरत है मुझसे। मतलब शिकायतें तो है ही, नफरत नहीं है। तो भाई मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मेरी क्लासेस ऑफ रहती हैं। कमर का दर्द भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। मुझे लगा मौके का फायदा उठाना चाहिए और आज आपकी 4 घंटे की क्लास लगवानी चाहिए। अमित चौरसिया, सलोनी शर्मा, गजाला रूही, काशिफ अंसारी, रितु रानी, दीपिका बिस्वाल, ओके। और कौन है? अंकुर, खुशबू, मितुल, अभिलाषा, भावना, नुसरत, नाज, ये कुछ लोग हैं। सर नाश्ता भी कर लिए हैं? जी नहीं, नाश्ता नहीं करा है मैंने। करा है नाश्ता तो अभी रेडी नहीं हुआ था, कर लेंगे बीच में। खुशबू कुमारी कह रही हैं, वाह इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे कहे का ब्लैकमेल? तुमसे कौन सा मैंने फिरौती का चंदा लेना है कि मैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा? क्यों जी? ब्लैकमेल काहे का भाई? मुझे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके क्या मिलेगा बताइए? हाँ जी, आ गए हैं सारे के। प्रीति भी बोलो सर प्लीज, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं सर तेरे भी। क्या बोल रहे हो? समझा नहीं मैं। ओके प्रीति, प्रीति भी यहाँ पर मौजूद है। आप अपने पतिदेव को बोल सकती हैं कि भाई मेरा नाम पुकार लिया गया है। कल्लू पूछ रहे हैं आपका प्यारा नाम क्या है सर? अरे बाबा, बताइए। इस बैच के स्टूडेंट्स को अभी तक मेरा नाम नहीं पता, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि भाई उस बैच के स्टूडेंट्स हमसे प्यार भी करते होंगे। मैं पिछले 7 मिनट से लगातार कमेंट कर रही हूँ, आपने तो पढ़ा नहीं। आप 7 मिनट से कमेंट कर रहे हो और मैं तो अभी 3-4 मिनट पहले ही आया हूँ क्लास में, है ना। क्लास चालू कीजिए प्लीज। दीपक ने कहा सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट पीजिए, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। क्लास स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो चलिए। अभिषेक सुमन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वाह क्या बात है। आज के लिए इतना बटर बहुत है, बाकी कल के लिए रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। और एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में हम लोग पहुंच चुके थे। लास्ट हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बात कर ली थी और हमने जाना था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, जब मौर्य वंश खत्म हुआ, तो मौर्य वंश के बाद 3 और राजवंश आए, तुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। और उधर दूसरी तरफ हमारे देश पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए,
कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, और ये जो फॉरेन इन्वेजन्स थे, ये जो विदेशी आक्रमण थे, ये किसके द्वारा किए गए थे? तो हम सब जानते हैं, सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स यानी कि हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक्स के बाद सिथियंस यानी कि शक, और फिर शकों के बाद आए कुशान्स, कुषाण डायनेस्टी, जिसमें हमने एम्परर कनिष्क के बारे में बात की थी, और हमने बात की थी कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद जो अगला पीरियड है, दैट इज नोन एज गुप्ता पीरियड। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, और उन डायनेस्टीज से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, या उनकी प्रशस्ति और अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा, यानी कि आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त कर लेंगे और मेडिवल हिस्ट्री को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। सर, आंध्र सातवाहन गौतमी सातकर्णी डायनेस्टी थी। देखो, जो आंध्र सातवाहन वंश है उसका सबसे महान शासक हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये गौतमी का बेटा था, और इसी ने अपने नाम से पहले अपने पिता नहीं बल्कि अपनी माता का नाम लगाने की प्रथा शुरू की थी सबसे पहले। इसीलिए ये क्या कहलाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी कहलाता है। सर, हिस्ट्री तो एसएसटी में आता है। हाँ, मतलब ये आप पूछ रहे हैं या ये बता रहे हैं? क्या नाम है आपका? बीबी रुखाना बेगम। बेगम साहिबा, ये बताइए, आप मुझे ये बता रहे हैं या आप मेरे से पूछ रहे हैं? सर, हिस्ट्री तो एसएसटी में आता है, बिल्कुल एसएसटी में आता है। हिस्ट्री भी एसएसटी में आता है, पॉलिटी भी एसएसटी में आता है, ज्योग्राफी भी एसएसटी में आता है। तीनों की तीनों चीजें आप एसएसटी में ही पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और उधर ज्योग्राफी को रुस्वा कर रहे हैं विवेक सर। चलिए जी, कहानी को कंटिन्यू करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज एंशियंट हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, न्यू एम्पायर्स एंड स्टेट्स, नए साम्राज्य एवं राज्य। ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, एम्पायर्स एंड स्टेट्स यानी कि नए साम्राज्य और राज्य। सर, आप बड़े बालों में अच्छे लगते हैं, बताइए, धैत तेरी की। अब तो बाल छोटे हो गए, अब तो इनको बड़ा होने में काफी टाइम लगेगा महरीन। जब तक ये बड़े होंगे तब तक तो आपका सीटेट का एग्जाम भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप मेरे हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल बैच में आइएगा, बाल बड़े हो जाएंगे, फिर मैं जुल्फे लहरा लहरा के पढ़ाया करूंगा आपको। बात ही कह रही हैं, कभी तो रिप्लाई करो सर। बताइए देवी जी, किस बात का रिप्लाई करना है? पूछिए अपना डाउट। आप डाउट पूछिए, क्वेश्चन भेजिए, करता हूं। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच चला?
कि दीपिका का क्वेश्चन है, और भाई साहब दीपिका का क्वेश्चन तो मैं कभी टाल ही नहीं सकता। दीपिका कह रही हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज को लेकर था वो किस किस के बीच में चला था, तो मैंने, है ना, सबसे पहले उसमें शामिल थे गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल का पाल वंश, इन तीनों राजवंशों के बीच में ये संघर्ष शुरू हुआ था। लगभग 200 वर्षों तक ये चला और इसमें फाइनली विजयी हुए, फाइनली इसमें सफलता मिली प्रतिहारों को। कन्नौज पर अधिकार हुआ प्रतिहारों का, और वहीं पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। समझ गए आप? ठीक है, डाउट सॉल्व्ड। न्यू एम्पायर्स एंड स्टेट्स, बेसिकली दिस इज गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अपनी शेविंग करा ली, पहचान में नहीं आ रहे हैं, भगवान। क्या करूं मैं, भाई लेता हूं, ज्यादा बेटर वही रहेगा। ज्यादा बेहतर काम यही है कि आपको फटाफट से आज 2 चैप्टर करवा दिए जाएं, क्योंकि क्लास लंबी है। आज पूरा मौका है 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने का। सबसे पहले जानते हैं अबाउट प्रशस्तीज। क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियां? हो सकता है ये शब्द आपने पहले कभी ना सुना हो, प्रशस्ति, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है। दिस इज अ संस्कृत वर्ड, और इसका मतलब होता है प्रशंसा। किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना ही बेसिकली क्या है, प्रशस्ति। आस्था त्रिपाठी, सर जी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। बताइए, कितनी मिली जुली प्रतिक्रिया है ना। कोई कह रहा है कि पहचान में नहीं आ रहे हो, कोई कह रहा है लंबे बालों में अच्छे लगते हो। सर आप तो इतिहास के बहुत महान टीचर हैं, मैंने डेमो में देखा। ओके, हिस्ट्री स्पेशल बैच में आइए, तब आपको पता चलेगा कि इतिहास कैसे रचा जाता है। मेरी क्लास में इतिहास पढ़ा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है। रच देंगे हम इतिहास। लेकिन आस्था त्रिपाठी कहाँ चली गई? आस्था त्रिपाठी, ये बात आपने मेरे सामने बोली होती, डेफिनेटली कैडबरीज सेलिब्रेशंस का मैं एक पूरा का पूरा डब्बा आपको दे देता। बस सुबह इतनी तारीफों के पुल बांधने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वॉइस तो पहचान में आ रही है। ओके, मैंने कहा कि संस्कृत शब्द है प्रशस्ति। ठीक है, संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, और प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद मैंने आपको बताया कि जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें से एक विदेशी कुषाण भी थे, जो कि कहां से आए थे, वेस्टर्न चाइना से या पश्चिमी चीन से आए थे। कुषाणों का सबसे महान राजा हुआ कनिष्क, और ध्यान रखेंगे कुषाण वंश, जब कुषाण वंश की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, और जब कुषाण डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगी, तो कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। अब सामंत कौन होते हैं, ये इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी शॉर्ट है ना, अभी इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे ना,
ठीक है, उनकी अपनी सेना तो हुआ ही करती थी, लेकिन है ना, वो कुछ इंडिपेंडेंट या आप कह सकते हैं फ्रीलांसर सेनापतियों के साथ भी कांटेक्ट रखा करते थे, जो युद्ध के समय उनकी मदद किया करते थे। उन्हीं को सामंत कहा जाता था। आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हुई, तो जब राजा की शक्ति कमजोर होती थी, तो उसके सामंत आमतौर पर क्या किया करते थे, उसके कमजोर होने का फायदा उठाकर खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया करते थे। ऐसा ही कुछ हुआ कुषाणों के साथ भी। जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हो गई, तो कुषाणों के ही सामंतों ने खुद को कुषाणों से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, और एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। एक न्यू एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, जिसे हम गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और ये बात कब की है? 4th सेंचुरी की, या आप कह लीजिए ये 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी की बात है। तो बेसिकली गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य की स्थापना इस तरीके से हुई। और आप कह सकते हैं, और कहा भी जाता है, इतिहासकारों ने कहा है कि भारत के इतिहास का सबसे पहला गोल्डन एरा या सबसे पहला स्वर्णिम युग ही माना जाता है किसको? गुप्त काल को, गुप्ता डायनेस्टी को। तो हम बात करने वाले हैं उसी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। लेकिन गुप्त काल का एक सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक हुआ, वो था समुद्रगुप्त। आपने नाम सुना होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक इतिहासकार हुआ है, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ, वी.ए. स्मिथ। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि समुद्रगुप्त वॉज फेमस फॉर हिज आर्मी मिशंस। क्योंकि समुद्रगुप्त अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था, अपने आर्मी मिशंस के लिए फेमस था। और बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैन्य अभियानों, अपने आर्मी मिशंस के लिए फेमस हुआ करता था। कहां पर? फ्रांस में। तो बेसिकली एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ऑब्वियसली आपको पढ़ाना ही है। और जब आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपने कहा कि चलिए आज हम एक प्ले करते हैं, आज हम एक स्किट करते हैं। और आप ही की क्लास में एक लड़का है XYZ, उसका कुछ भी नाम रख लीजिए, मेरा नाम पसंद है तो मेरा ही रख लीजिए, लेकिन है ना, लेकिन अरविंद नाम का एक लड़का आपकी क्लास में है, जो कि उस प्ले में, जो कि उस स्किट में क्या बनने वाला है? वो रोल प्ले करने वाला है समुद्रगुप्त का। और जो समुद्रगुप्त है, उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, वो मिलती ही कहां से है? उसकी प्रशस्ति से। इसीलिए मैंने कहा कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा किसके बारे में की गई है? समुद्रगुप्त के बारे में की गई है। तो हम प्रशस्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, और बात चल रही है गुप्ता एम्पायर की। और आप ध्यान रखेंगे, गुप्ता एम्पायर का फेमस रूलर, गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का ही एक प्रसिद्ध शासक हुआ समुद्रगुप्त, जिसे कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये भारत का नेपोलियन कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों का जो सोर्स है, वो एक प्रशस्ति है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये बेसिकली क्या है? तो याद कीजिए, जब हमने सम्राट अशोक के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास में सम्राट अशोक ऐसा पहला शासक हुआ जिसने अभिलेखों को लिखवाने की प्रथा शुरू की, जिसने शिलाओं पर यानी कि रॉक्स पर और पिलर्स पर यानी कि स्तंभों पर अपने लेख लिखवाए। तो अशोक का ही एक स्तंभ या एक पिलर कहां से प्राप्त होता है? प्रयाग से या इलाहाबाद से, जिसे क्या कहा जाता है? प्रयाग स्तंभ। ध्यान रखेंगे, अशोक के प्रयाग स्तंभ पर ही
समुद्रगुप्त की भी प्रशस्ति या प्रशंसा को लिखा गया था, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था, तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि, कोर्ट पोएट, जिसका नाम था हरिशेन। हरिशेन के द्वारा लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति को। तो एक स्पेशल टाइप का इंस्क्रिप्शन होता है, एक विशेष प्रकार का अभिलेख होता है, जिसको हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा से होता है, अप्रेजल से होता है। और समुद्रगुप्त की ही जो प्रशस्ति है उसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जिसको उसके दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। पर नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा ही इसे क्या कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत का नेपोलियन। अब हमें समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादातर जो जानकारी है वो किसके बारे में, या वो कहां से पता चलती है, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है। और प्रयाग प्रशस्ति में ही हरिशेन ने ऐसा लिखा है, समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट वॉरियर, यानी कि यह एक महान योद्धा था। अ ग्रेट स्कॉलर, यानी कि एक महान विद्वान था। एंड अ ग्रेट पोएट। लिखेंगे ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, स्कॉलर एंड अ पोएट। यह एक महान योद्धा, यह एक महान योद्धा, विद्वान और एक कवि था। सर सभी राजा सिर्फ लड़ते रहते थे, क्या ये बाकी जीवन भी जीते थे? सही होता है बेटा। पहले है ना शासन चला करता था तलवार के जोर पर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो शक्तिशाली वही राजा। आज की तरह नहीं था ना कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और जनता जाकर वोट कर रही है, यह है दिक्कत। अब समुद्रगुप्त एक महान योद्धा, एक महान विद्वान और एक महान कवि था। हालांकि ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर, यह एक म्यूजिशियन भी था, एक संगीतज्ञ भी था। भारत के इतिहास में ऐसे दो रूलर्स हुए हैं जो कि वीणा वादक थे भाई, क्योंकि समुद्रगुप्त के ही द्वारा चलाए गए सिक्कों पर समुद्रगुप्त की ही आकृति बनी है, उसी की पिक्चर बनी है जिसमें वो वीणा वादन कर रहा है। और समुद्रगुप्त के सिक्कों से ही हमें यह पता चला है कि ही वॉज अ वीणा प्लेयर, यह एक वीणा वादक था। आप कह सकते हैं ये एक म्यूजिशियन भी था, यह एक संगीतज्ञ भी था। इसीलिए समुद्रगुप्त के द्वारा भाई, क्योंकि ये कवि भी था, इसीलिए ही टुक द टाइटल ऑफ कविराज, इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। और क्योंकि ये एक महान योद्धा था, इसीलिए ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ पराक्रमांक। इसी के द्वारा कविराज और पराक्रमांक की भी उपाधि धारण की गई थी। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताता है। आप लिख सकते हैं ही हैज बीन कंपेयर्ड टू गॉड, इसकी तुलना भगवान से या ईश्वर से की गई है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में हम इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। इसका दरबारी कवि ऑब्वियसली चमचा ही होगा इसका जो दरबारी कवि हुआ हरिशेन, वही प्रयाग प्रशस्ति में इसे ईश्वर के समान बताता है। इसकी तुलना ईश्वर से की गई है। और गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में आमतौर पर यह हुआ ही करता था कि जो राजा और रानी हुआ करते थे उनकी तुलना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से की जाती थी।
इसके अलावा इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में है डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज विक्ट्रीज। लिखेंगे इसकी विजयों का वर्णन। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। सर जमीन को किससे नापते हैं? जमीन को नापने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप कौन सा जानना चाहते हैं? गज से नापते हैं जमीन को, गज में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं। आप किससे संबंधित सवाल कर रही हैं ये डिपेंड करता है। इन नापने के तो बहुत सारे तरीके हैं, किलोमीटर्स में, माइल्स में, उस तरीके से भी नापते हैं, गज में, बीघा में, बहुत सारे तरीके हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा इसकी विक्ट्रीज या इसकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त डिफीटेड 9 रूलर्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का मतलब है उत्तरापथ, एंड 12 रूलर्स साउथ इंडिया, तो कहलाता है दक्षिणापथ। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। देबा शेख, कैन यू सी माई कमेंट? यस, आई कैन सी योर कमेंट बट आई कैन नॉट सी यू। बताइए, फरमाइए, आपकी क्या खिदमत की जा सकती है? कहिए, बताइए। मैं सबके कमेंट्स देख सकता हूं, आपको अलग अलग से ये पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप हमारा कमेंट देख सकते हैं। मैं सबका कमेंट देख सकता हूं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जल्दी से भेजें, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो गुजार रहिए और ध्यान दीजिए टॉपिक पर। हाँ जी, ही डिफीटेड 9 रूलर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड 12 रूलर्स इन साउथ इंडिया। इसने इसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 4 पॉलिसीज या 4 नीतियों को अपनाया। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मोहम्मद जहांगीर, शहजादे सलीम कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ क्या है ये बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लिखना सबसे आसान काम है। आप मुझे ये बताइए, स्पेसिफिकली आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? सर अब आप 7th की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हेडिंग डाली है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री तो आप जानते हैं कि 6th स्टैंडर्ड में होती है। अभी हम 6th स्टैंडर्ड के लास्ट टॉपिक पर हैं। जब हम गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड समाप्त कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? फिर हम पहुंच जाएंगे 7th स्टैंडर्ड यानी कि मेडिवल इंडिया में। अब मैंने आपसे कहा कि इसने
अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 4 पॉलिसीज या 4 नीतियों को अपनाया था। सबसे पहली नीति कहलाती है ग्रहण। सबसे पहली नीति कहलाती है ग्रहण, और यहां पर ग्रहण का मतलब क्या है? शत्रु पर अधिकार करना। आप कह सकते हैं कॉन्करर द एनिमी, शत्रु पर अधिकार करना। नॉर्थ इंडिया या आर्यवर्त या उत्तरापथ के इसने जिन 9 शासकों को पराजित किया, उन सारे के सारे 9 शासकों को हराकर उनके राज्य पर इसने अधिकार कर लिया। ये इसकी सबसे पहली पॉलिसी, ये इसकी सबसे पहली नीति थी। सेकंड वन इज मोक्ष। सेकंड वन इज मोक्ष। इसका मतलब था शत्रु को मुक्त करना। जैसे ही अपने शत्रुओं को पराजित किया करता था, सर ये कहाँ मेंशन है? ये प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है दीपांशी। सर किस गुप्त की बात कर रहे? किस गुप्त की? भाई हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर। ऋतिक रोशन थोड़ी लिखा है मेरे भाई, हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में समुद्रगुप्त की ही बात की गई है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है? सबसे पहली चीज, ना तो आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? दूसरी चीज, ना ही आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड भी कर लिया होगा, ठीक है? और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, दीपांशी पूछ रही है प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, ये तो वही बात हो गई, तुम्हारा नाम क्या है दीपांशी? बेटे प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में होगी, और कहां पर होगी? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में ही मिलेगी। जैसे आपका नाम दीपांशी है, दीपांशी ही रहेगा आपका नाम। शोले पिक्चर का वो डायलॉग याद आ गया बच्चन साहब का, तो तुम्हारा नाम क्या है बसंती? बसंती भी कहती है यूं कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन मेरा नाम बसंती है। ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर, है ना? भाई देखिए, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी नजरों में आप सारे के सारे टीचर्स हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपका खुद का लेवल ऐसा होगा, तो आप खुद सोचिए कि आप स्टूडेंट्स को कहां लेकर जाएंगे। आप सारे के सारे लोग मेरी नजरों में टीचर्स हैं। आपको केवल सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आप सर्टिफाइड टीचर्स हो जाएंगे। सर जब हम कहते हैं 3000 ईयर्स अगो, तो क्या हम उसको 3000 बीसी कह सकते हैं, या 1000 बीसी कहेंगे? मोहम्मद सफीउल्लाह, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, उसको हम 1000 बीसी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम आज से 3000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो हम 2024 में हैं। हम 2024 में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2000 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं।
ईसा के जन्म के बाद। और हम 3000 साल पुरानी बात करें तो उसको हम 1000 BC कहेंगे, 3000 BC नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तो अपने मन को इस बात के लिए मनाइए और इस बात के लिए संतुष्ट कीजिए, कन्विंस कीजिए कि यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ पर कोई भी बात लिखें, कोई भी कमेंट करें या कुछ भी कहें, ठीक है, तो आप ये सोचकर लिखें कि टीचर होने के नाते हमें ये बात लिखनी है या नहीं लिखनी है। समझ गए बात? देखो, जो यहाँ पर समझने की नीयत से बैठा है, ठीक है, वो डेफिनेटली समझ लेगा, क्योंकि अगर आप स्कूल के बच्चे होते तो मैं मान लेता कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन जो समझने की नीयत से यहाँ पर नहीं बैठा है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। अगर आप वाकई में छठी क्लास के बच्चे होते तो मैं एक ही बात को 10 बार अलग अलग तरीकों से बता सकता था। लेकिन आप छठी में पढ़ने वाले नहीं हो, आप छठी को पढ़ाने वाले लोग हो। आप खुद सोचिए, अगर पढ़ाने वाले लोग ऐसी बात करेंगे तो देश का भविष्य खतरे में है। समझ गए बात? मैंने कोई ऐसी बात अभी तक की ही नहीं जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब उस कुछ को आप स्पेसिफाई करिए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं फटाफट से आपको समझा दूंगा, है ना। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया से मैं क्या समझूं? हो सकता है भाई आपको मेरी शक्ल ही अच्छी ना लगती हो। अब जब शक्ल ही अच्छी नहीं लगेगी तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी कंटेंट आपको समझ में कहां से आएगा, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हो। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अप्रोच रखिए समझने वाली, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तब समझ में आएगा। छठी क्लास का कंटेंट है भाई, छठी क्लास का कंटेंट है, खुद सोचिए। आप ये कह भी कह सकते हैं, कैसे सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा? छठी क्लास के तो बच्चे नहीं होंगे आप यार, कम से कम 12वीं तो पास कर ही ली होगी, या ग्रेजुएशन में तो होंगे ही, कम से कम बता रहा हूं मैं। हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ 4 मुख्य नीतियों का क्या किया, इस्तेमाल किया। ग्रहण का मतलब था सबसे पहले शत्रु के राज्य पर अधिकार कर लेना। मोक्ष का मतलब था शत्रु को पराजित करना, लेकिन शत्रु को पराजित करके उसे क्षमा कर देना, या शत्रु को मुक्त कर देना। और फिर उसके बाद इसकी तीसरी नीति थी, इसकी तीसरी पॉलिसी या इसकी तीसरी नीति थी अनुग्रह। शत्रु को राज्य लौटा देना। दक्षिण भारत में इसने यही किया। दक्षिणापथ में जब इसने 12 शासकों को पराजित किया तो पहले उन्हें पराजित किया, पराजित करके उन्हें मुक्त कर दिया, और बाद में अपने ही अधीन उन्हें राज्य लौटाकर शत्रु पर दया दिखाई और अपने ही अधीन उन्हें राज्य चलाने के लिए अनुमति भी दी। और एक इसकी नीति हुआ करती थी पॉलिटिकल मैरिज, राजनैतिक विवाह। शत्रु की पुत्री से विवाह कर लेना, यानी कि दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल लेना, क्योंकि अपने दामाद पर तो कोई आक्रमण नहीं करेगा ना, अपनी ही बेटी को तो कोई विधवा नहीं देखना चाहेगा ना। इसलिए इन्हें पॉलिटिकल मैरिजेस, राजनीतिक विवाह कहा जाता था। जब दो राजा आपस में लड़ते थे तो कंपैरेटिवली ज्यादा शक्तिशाली राजा दूसरे राजा की पुत्री से विवाह कर लिया करता था। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो वो राजा दोबारा आक्रमण करने कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब वो ससुर बन चुका है। और दूसरा फायदा क्या होगा, अगर कोई तीसरा राजा भी आकर अटैक करेगा
तो ससुर जी मदद करने भी आएंगे अपनी सेना लेकर। समझ गए बात? बैकग्राउंड में वो वाला गाना भी चलेगा, दामाद जी वाला, शादियों में बजता है जो। ठीक है। ये वो पॉलिसीज थी जिससे समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ऐसा लिखता है कि आर्यवर्त के जो 9 शासक थे, उन 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। उसके बाद सर ये तो अकबर के काल में भी था। जी हाँ, बिल्कुल था। इसके बाद हरिशेन कहता है कि दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 शासक, इन सभी को समुद्रगुप्त ने हरा दिया और हार जाने के बाद इन सब ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने दया दिखाकर उन्हें मुक्त किया और उन्हें उनका राज्य लौटाकर उन पर दया दिखाई और कहा कि आप मेरे अधीन शासन कर सकते हैं। सर इसीलिए एक राजा की एक से ज्यादा पत्नी होती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के 100 से ज्यादा विवाह, यानी कि 100 से ज्यादा पत्नियां, और उसके हरम में लगभग 5000 महिलाएं रहा करती थी। अब आप समझ लीजिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिले इलाही के हरम में 5000 महिलाएं रहा करती थी। किले के अंदर हरम उस जगह को कहा जाता था जहां पर महिलाएं रहा करती थी। अकबर के हरम में लगभग 5000 महिलाएं रहती थी। तो पहले के राजाओं के ठाट बाट ही अलग थे भाई। आज से तो तुलना की ही नहीं जा सकती है उन शासकों की। भाई आप कह सकते हैं कि कई सौ साल पहले ना जो राजा हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, उनके पास जो पावर हुआ करती थी, भाई अब वही पावर किसके पास है? हमारे प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो फर्क देखिए। पहले के राजा महाराजा कई कई 100 शादियां कर लिया करते थे, आज प्रधानमंत्री जी के पास एक भी नहीं है। तो हरिशेन ने कहा कि दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने हराया, लेकिन उन्हें मुक्त करके उनका राज्य इसने वापस कर दिया। इसके अलावा सर बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। ये बात आपने मुझसे ही पढ़ी होगी, डेफिनेटली मैंने ही पढ़ाया होगा आपको, पक्की बात है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ऐसा लिखता है कि असम और बंगाल के कुछ राजा, नेपाल के कुछ राजा और उधर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के कुछ राजा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आया करते थे, समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट्स लेकर आया करते थे और समुद्रगुप्त के ही अधीन रहकर शासन किया करते थे पहले से ही। कहने का मतलब इन पर अटैक करने की भी जरूरत नहीं थी। इन्होंने बिना अटैक के ही क्या कर लिया था? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सर जिले इलाही क्या होता है? मिश्रा। तो हमने गलती कर दी, ये लफ्ज अपनी जबान से निकालकर, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, अल्लाह की परछाई। ये उपाधि कभी यासुद्दीन बलबन ने भी ली थी, जो कि गुलाम वंश का सुल्तान हुआ करता था। जिल ए इलाही, जिल ए इलाही का मतलब है शेडो ऑफ गॉड, अल्लाह की परछाई। हल्के में मत लीजिएगा, मेरी उर्दू बहुत स्ट्रांग है। ऐसा मत समझिएगा कि
कि अगर कोई लफ्ज मैंने निकाल दिया तो बस वो हवा में निकाल दिया, पता होता है मुझे। बाकी जो यहाँ पे उर्दू जानते हैं, उर्दू का ज्ञान रखते हैं, वो ये बता सकते हैं कि मैंने सही बताया या नहीं बताया। मेरे हिसाब से तो जिले इलाही का मतलब अल्लाह की परछाई, शेडो ऑफ गॉड। हाँ जी, तो मैंने कहा असम, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कुछ राजा थे जो समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट लेकर आया करते थे। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, कहां से उर्दू पढ़े हैं? अरे खुद पढ़े हैं भाई, खुद पढ़े हैं। इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट रहेगा खुद पढ़ लेंगे। सब पढ़ा है मैंने, मिर्जा गालिब, मीर तकी, मीर दाग देहलवी, फैज अहमद फैज, सब पढ़ा है। ऐसी थोड़ी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ने चलाया पापा की परियों वाला दिमाग। तो ये पूछ रही है सर मुस्लिम है क्या आप मुस्लिम ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपसे कौन सा मेरी रिश्तेदारी है, आप कौन सा मेरी बुआ की बेटी लगती हैं जो मेरे को फर्क पड़ेगा? आप मुस्लिम मान लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज तो प्रतीक्षा मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हिंदुस्तान है ना, जो उर्दू है ना, वो हिंद की जबान है, वो हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। ठीक है? तो उर्दू, है ना, जो उर्दू है ना, वो हिंदुस्तान की ही लैंग्वेज है, वो हिंदुस्तान की ही जबान है। जब आप हिंदी, संस्कृत, है ना, और फारसी के लफ्जों का फ्यूजन कर देंगे, उनका आपस में मिलन कर देंगे, तो उर्दू बनेगी। हिंद की जबान है उर्दू। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा कहीं पर उर्दू का इस्तेमाल नहीं होता है। बाहर फारसी, अरबी, इन भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तुर्क भाषा, इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि अगर किसी को उर्दू आती है तो वो मुस्लिम है, नॉट एट ऑल। आपको पता भी नहीं होगा, है ना, आपको ये बात पता भी नहीं होगी। अगर आप अपने पिताश्री से पूछेंगे ना, तो आपके जो दादा परदादा थे ना, है ना, वो आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते थे और आपसे ज्यादा अच्छी उर्दू जानते थे। सीरियसली बता रहा हूं मैं। हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई 14 सितंबर 1949 को, जिसको लागू किया गया 1965 से, 1965, 1965 से। और मैं आपको बता देता हूं, आजादी से पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, मतलब हम हिंदुओं के जो पूर्वज हुआ करते थे, वो भी केवल उर्दू और अंग्रेजी का ही इस्तेमाल किया करते थे। और आपको खुद नहीं पता है, आपको खुद नहीं पता है कि आप रोज कितने ज्यादा उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताइए जरा एडवोकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप तुरंत पता है क्या कहेंगी? वकील। क्योंकि एक उर्दू शब्द है, आप अधिवक्ता नहीं बोलेंगी। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं, लेकिन हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वकील। वकील उर्दू शब्द है, हिंद की जबान है उर्दू। भारत की, हिंदुस्तान की जबान है उर्दू। भारत के संविधान की 22 भाषाओं में से एक है उर्दू। अगर भारत की 1/6 जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बिल्कुल करती है, हर 6 में से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो उत्तर प्रदेश की दूसरी स्टेट लैंग्वेज है उर्दू। बिहार की सेकंड स्टेट लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज। समझ गए बात? और आपको पता भी नहीं है। वैसे तो आजकल, है ना, स्टूडेंट्स को हिंदी भी नहीं आती है ढंग से, और अंग्रेजी तो हम कभी सीख ही नहीं पाए।
लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो हमारे पूर्वज थे, इवन अगर मैं अपने दादा परदादाओं की बात करूं, वो बहुत बेहतर अंग्रेजी और उर्दू जानते थे हमसे, बहुत बेहतर। समझ गए बात? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, याद रखिएगा हमेशा। दी है हम, हिंद के वासी हैं हम, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। समझ गए बात? हमारे धर्म का नाम तो सनातन धर्म है, तो हम हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं। हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हम सिंधु के पार रहते हैं। समझ गए बात? और ये एक ऐसी भूमि है और ये एक ऐसा देश है जिसने सारे के सारे धर्म और मजहबों का स्वागत किया है, वेलकम किया है और सबको पनाह दी है। समझ गए बात? जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और एक आखिरी बात जो हरिशेन लिखता है वो ये लिखता है कि कुछ कुछ राज्य ऐसे भी थे जो कि भारत के बाहर के थे, यानी कि जो विदेशी राज्य थे। वो जो विदेशी राज्य थे जिसमें कुषाण और शकों का उल्लेख किया गया है हरिशेन के द्वारा, और सिंघल, सिंघल का मतलब श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। वो कहते हैं कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो समुद्रगुप्त के शत्रु थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनसे शत्रुता जो थी वो रिश्तेदारी में बदल ली थी, क्योंकि वो लोग समुद्रगुप्त अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया करते थे। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों से हमें क्या पता चलता है, तो ध्यान रखेंगे, प्रशस्तियों से ही हमें गुप्त वंश की वंशावलियों के बारे में या वंशावली के बारे में भी पता चला है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति से, इसी प्रयाग प्रशस्ति से ही हमें यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का फाउंडर, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक समुद्रगुप्त का परदादा हुआ करता था, जिसका नाम था श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, और इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। सर सोने के सिक्के किसने जारी किए? भावना, अगर आप गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे, समुद्रगुप्त का पिता। सर हिस्ट्री पॉलिटी स्पेशल बैच में डीपली करवाएंगे आप? जी हाँ बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, सब कुछ आ जाएगा समझ में, बेहतरीन टीचर बन जाओगे आप। घटोत्कच, समुद्रगुप्त का दादा। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद शासक बना, एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन घटोत्कच के बाद गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक समुद्रगुप्त के पिता को माना जाता है, इसका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। और ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, इसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी।
सर सिल्वर के किसने? सिल्वर के चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड ने मेरे भाई। गुप्त काल में गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, और सिल्वर कॉइन्स चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी एक लिच्छवी की राजकुमारी या लिच्छवी प्रिंसेस हुआ करती थी, कुमार देवी। इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया था और कुमार देवी का ही पुत्र हुआ करता था समुद्रगुप्त। और ध्यान रखेंगे, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंश का सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ही वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त का बेटा था। ये गुप्त वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा हुआ। और ध्यान रखेंगे, ये भारत के इतिहास में सबसे पहला राजा था, सबसे पहला शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला सबसे पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। इसी के शासनकाल में 399 ईस्वी में अ फेमस चाइनीज ट्रैवलर, एक प्रसिद्ध यात्री फाहियान अराइव्ड इंडिया। इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड लास्ट रूलर ऑफ काका डायनेस्टी, यानी कि भारत से शक वंश का अंत करने वाला ही कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। और शक वंश का अंतिम राजा था जिसको इसने हराया था रुद्रसेन थर्ड। और शक वंश का अंत करके ही चंद्रगुप्त सेकंड took the title of विक्रमादित्य। भारत के इतिहास का सबसे पहला विक्रमादित्य ही कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे 14 रूलर्स हुए हैं, ऐसे 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
सर चंद्रगुप्त फर्स्ट में लिखा है सिल्वर। बेटे देखो जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तकालीन पहला शासक जिसने स्वर्ण सिक्के चलाए, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने सिल्वर। अगर कहीं पर कुछ और लिखा है तो उसे आप अपडेट कर लीजिए। अगर आपके सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो आप अपडेट कर लीजिए। ये बात रही गुप्ता पीरियड की। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की, जिसमें हम बात करते हैं हर्षवर्धन। इसमें हम बात करते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। हर्षचरित बेसिकली वॉज हिज बायोग्राफी, इसकी जीवनी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जहां कुछ शासकों के बारे में, सर कुमार देवी किसकी वाइफ थी? चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ कुमार देवी। सर कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड। मैंने अभी कहा चंद्रगुप्त सेकंड भारत के इतिहास का पहला रूलर था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। उन्हीं नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे। कालिदास, धनवंतरी, बेताल भट्ट, क्षपणक, शंकु, ये सारे के सारे लोग, अमर सिंह, ये सारे के सारे लोग उसी के दरबार के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो जहां एक तरफ हमें कुछ राजाओं के बारे में जानकारी किससे पता चली? प्रशस्तियों से पता चली। तो वहीं कुछ राजाओं के बारे में हमें जानकारी उसकी बायोग्राफी या उसकी जीवनी से भी पता चलती है। 1400 years ago, उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन रहा। ध्यान रखेंगे, ही वॉज द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। ये पुष्यभूति वंश का राजा था हर्षवर्धन। ये पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति डायनेस्टी का राजा था। 1400 साल पहले का शासनकाल 606 ईस्वी से लेके 643 ईस्वी तक चला। इसी का कोर्ट पोएट, इसी का दरबारी कवि हुआ करता था बाण भट्ट। तो ध्यान रखेंगे, इसी बाण भट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी गई थी जो कहलाती है हर्षचरित। इसके बारे में जानकारी इसकी जीवनी से मिल रही है, इसकी बायोग्राफी से मिल रही है। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में 629 ईस्वी में फेमस चाइनीज ट्रैवलर, ध्यान रखेंगे, हुएन सांग अराइव्ड इंडिया। 629 में इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत की यात्रा की थी। हुएन सांग भारत आया था। उत्तर भारत में हरियाणा राज्य में जो आज कुरुक्षेत्र जिला है,
वहीं पर एक जगह है थानेसर, आपने सुना होगा, नहीं सुना है सुन लीजिए। थानेसर को कभी थानेश्वर कहा जाता था और थानेश्वर में ही पुष्यभूति वंश चला करता था, जिसकी स्थापना कभी पुष्यभूति नामक एक शासक ने की थी। और हर्षवर्धन का पिता पुष्यभूति वंश में शासन किया करता था, जिसका नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन और पुत्री का नाम था राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद थानेश्वर का राजा उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बना, यानी कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन बना। लेकिन जब वो थानेश्वर का राजा बना, उस समय उसकी बहन राज्यश्री उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रहा करती थी, क्योंकि कन्नौज में एक वंश चला करता था मौखरी वंश, और मौखरी वंश का ही एक राजा हुआ करता था गृहीवर्मन। उसी गृहीवर्मन की पत्नी हुआ करती थी राज्यवर्धन की बहन, जिसका नाम राज्यश्री था। फ्लो चार्ट बनाकर कहानी सुनाता हूं, ज्यादा मजा आ सकता है। वैसे तो मुश्किल ही है, तुमने यही लिखना है कि कुछ समझ में नहीं आया। उत्तर भारत में है थानेश्वर, जहां पे शासन कर रहा है राज्यवर्धन, ठीक है, जो कि पुष्यभूति वंश का राजा है। ये हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, प्रभाकर वर्धन का बेटा है। प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन कर रहा है गृहीवर्मन। जो कि मौखरी वंश का राजा है, ठीक है। और इसी की पत्नी है जिसका नाम है राज्यश्री, और ये जो राज्यश्री है ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है। बंगाल में शासन कर रहा है शशांक, और मध्य प्रदेश के मालवा में शासन कर रहा है देवगुप्त। बात कब की है? 605 ईस्वी की, क्योंकि सिर्फ एक साल 605 से लेके 606 ईस्वी तक राज्यवर्धन ने थानेश्वर में शासन किया। सर, आपको हिस्ट्री अपने घर की स्टोरी की तरह लर्न है कैसे? मेहनत लगी है इसके पीछे, 10 साल की मेहनत। 10 साल हो गए ना मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। सर, संस्कृत में है हर्षचरित, जी हाँ संस्कृत में है। अब देखिए समझिए, राज्यवर्धन शासन कर रहा है थानेश्वर में, उसकी बहन गृहीवर्मन की पत्नी है जो कन्नौज में रहती है, बंगाल में शशांक रहता है, और मालवा में देवगुप्त। देवगुप्त और शशांक आपस में मित्र हैं। लेकिन ये जो बंगाल का शशांक है ना, ये चाहता है किसको? राज्यश्री को, और ये राज्यश्री को हासिल करना चाहता है। शशांक और देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के राजा गृहीवर्मन की हत्या कर दी, और शशांक गृहीवर्मन की पत्नी राज्यश्री को बंदी बनाकर अगवा करके अपने साथ बंगाल लेकर चला गया। जैसे ही इस बात का पता चला राज्यवर्धन को, राज्यवर्धन ने सबसे पहले देवगुप्त पर आक्रमण किया और देवगुप्त को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये शशांक को पराजित नहीं कर सका, शशांक ने राज्यवर्धन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी।
और जैसे ही राज्यवर्धन मरा, बस 606 ईस्वी में मात्र 16 साल की उम्र में सम्राट बना हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन को गुस्सा आया, 16 साल का था भाई, क्या कर। मंजू लिख रही है मैं कर्नाटक से हूं सर, इंग्लिश थोड़ा यूज करो। तो फिर आपने ये बात हिंदी में कैसे लिख दी मंजू, ये बताइए। पकड़े गए आप मंजू जरूर हैं, लेकिन आप कन्नड़ वाली मंजू नहीं है, आप हिंदू वाली और हिंदी वाली मंजू है ना। बात आपने हिंदी में लिख कैसे दी कि मैं कन्नड़ से हूं और इंग्लिश थोड़ा यूज करो सर, हो गया। अगर आप हिंदी में लिखना जानती हैं तो मैं जो हिंदी में बोल रहा हूं वो आपको समझ में भी आ रहा होगा, दोबारा से समझ लीजिए। शशांक राज्यश्री को अगवा करके ले गया, राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी, और फिर शशांक से पंगा लेने की कोशिश की तो शशांक ने राज्यवर्धन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन अगला शासक बना, शिलादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण करके शशांक को पराजित कर डाला। और ध्यान रखेंगे, कन्नौज पर अधिकार किया हर्षवर्धन ने, कन्नौज की रानी राज्यश्री को घोषित करके ही मेड कन्नौज हिज सेकंड कैपिटल, इसने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। अब ये सारी की सारी बात हमें कहां से पता चल रही है, हर्षचरित से, जिसको किसने लिखा, बाणभट्ट ने। वहां पर हमें कहानी प्रशस्ति से पता चल रही थी, जो कि एक स्तंभ पर लिखी हुई थी, प्रयाग स्तंभ, जो कि अशोक का स्तंभ था। लेकिन यहां पर ये सारी की सारी बातचीत हमें हर्षवर्धन की जीवनी से पता चल गई है, और उसकी जीवनी कहलाती है हर्षचरित। कहानी समझ में आ गई, कहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये कहानी केवल सुनने के लिए थी। सर शशांक इतना अच्छा नाम पहले भी होता था, बिल्कुल होता था पहले भी। इस समय उत्तर भारत में गुप्ता और वर्धन डायनेस्टी चल रही थी, उस समय साउथ इंडिया में क्या खिचड़ी पक रही थी, ध्यान रखेंगे। उस समय दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करते थे। सबसे पहला पल्लवा डायनेस्टी, यानी कि पल्लव राजवंश। जिनकी कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम, इसीलिए ये कहलाते हैं कांची के पल्लव। और एक चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश, इनकी कैपिटल हुआ करती थी अहोल। सर हमें तो आपसे पता चली ये बात, कौन सी बात, बात पता चली आपको। अब कांचीपुरम में शासन किया करते थे पल्लव, और उधर ऐहोल में शासन किया करते थे चालुक्य।
जहां एक तरफ कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक पल्लवों का साम्राज्य फैला था, तो वहीं कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसमें चालुक्य वंश हुआ करता था। अब चालुक्यों का ही चालुक्य वंश का ही सबसे महान राजा हुआ पुलकेशिन सेकंड। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुलकेशिन सेकंड वॉज द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन। इसी आदमी ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसी का कोट पॉइंट दरबारी कवि हुआ करता था रवि कीर्ति। इसी का दरबारी कवि, इसी का सर एहोल कहां पर है? वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर के पास। इसी का दरबारी कवि हुआ करता था रवि कीर्ति। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, रवि कीर्ति के ही द्वारा पुलकेशिन सेकंड की प्रशस्ति लिखी गई है। इसमें एहोल अभिलेख में। तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में ज्यादातर जानकारी ही हमें कहां से मिलती है? एहोल इंस्क्रिप्शन से या एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन सेकंड इतना शक्तिशाली राजा था कि इसने पल्लवों पर भी आक्रमण किया। और जब इसने पल्लवों पर आक्रमण किया तो पल्लव राजा को अपने ही साम्राज्य की दीवारों के पीछे छुपकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे पल्लवों और चालुक्यों दोनों की ही शक्तियां कमजोर हुई। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पल्लवों को रिप्लेस कर दिया किसने? चोल साम्राज्य ने। पल्लवों की कमजोर हुई शक्ति का फायदा उठाकर वहां पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई। और चालुक्यों की कमजोर होने का फायदा उठाया राष्ट्रकूटों ने। यहां पर स्थापना हुई राष्ट्रकूट वंश की। जहां पर चालुक्य वंश हुआ करता था वहां पर शासन शुरू हुआ राष्ट्रकूटों का। समझ गए कहानी? समझ गए बात? अब हम बात करते हैं इन सभी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्या आप कह सकते हैं प्रशासन के बारे में? इन सभी का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, मुख्य रूप से जो मेन रेवेन्यू या जो मुख्य राजस्व इन राजाओं को प्राप्त होता था
कहाँ से मिलता था? लैंड टैक्स, भूमि कर से। वो इन्हें भूमि कर से प्राप्त हुआ करता था। और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स या महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे जो इन साम्राज्यों में, खासकर गुप्त साम्राज्य में चला करते थे। जैसे महादंड नायक, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश को ही महादंड नायक कहा जाता था। सर दिमाग में खिचड़ी पक गई। आपके मुंह से खिचड़ी का नाम सुन के हमें भूख लग गई। बस फिनिश करते हैं, टॉपिक खत्म होने की कगार पर है। एक होता था कुमार माते, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, प्रमुख मंत्री। एक होता था संधि विग्रहिक, वॉर एंड पीस मिनिस्टर, युद्ध एवं शांति मंत्री। एक होता था नगर श्रेष्ठी, जो होता था इंपॉर्टेंट ट्रेडर, मुख्य व्यापारी। इंपॉर्टेंट ट्रेडर या मुख्य व्यापारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करती थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन तीनों की तीनों पोस्ट पर रह चुका था हरिसेन। इसी बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में सवाल पूछा था। बिल्कुल यही सवाल छठी क्लास की एनसीईआरटी की किताब से उठाकर पूछा था। और सवाल ये था कि बताइए इनमें से कौन सा पद है जिस पर हरिसेन नहीं रहा। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे और इसमें राइट आंसर था नगर श्रेष्ठी के पद पर हरिसेन कभी भी नहीं रहा। इन प्रशासनों से ही या गुप्त प्रशासन से ही हमें सामंतों के बारे में भी पता चलता है। मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बोला था कि हम सामंतों के बारे में जानेंगे। बेसिकली राजा क्या किया करते थे, अपने पास एक स्थायी सेना, एक परमानेंट आर्मी तो रखा ही करते थे, लेकिन इनके पास कुछ सामंत भी हुआ करते थे। यानी कि इनके कुछ ऐसे भी सेना नायक हुआ करते थे जिन्हें राजा वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन के बदले में जमीन यानी कि प्रांत या प्रोविंसेस दे दिया करता था। अब उस प्रोविंस से टैक्स वसूल करने और रेवेन्यू जनरेट करने का काम उसी सामंत का हुआ करता था, ताकि वो अपनी सेना, अपने घोड़ों, हाथियों का रख रखाव कर सके। और जैसे ही राजा को जरूरत पड़ती थी युद्ध में लड़ने के लिए, वो अपने सामंतों को बुला लिया करता था। लेकिन कई बार या ज्यादातर ऐसा होता था कि जब साम्राज्य कमजोर होना लगता था, राजा की शक्ति कमजोर होने लगती थी, उसी का फायदा उठाकर उसके सामंत ही खुद को उससे इंडिपेंडेंट कर लिया करते थे।
और इसके अलावा दो टर्म और याद रखेंगे, क्योंकि पल्लव इंस्क्रिप्शंस से हमें पता चलती हैं, एक सभा और एक नगरम। एक सभा और एक नगरम। सभा कहा जाता था किसको? लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। ब्राह्मण भूस्वामियों के समूह को सभा कहा जाता था। और इधर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों के दल को नगरम कहा जाता था। समझ गए बात? चलिए, यहां पर ये समाप्त हो जाता है और यहां पर एंशियंट हिस्ट्री भी समाप्त हो जाती है। अगली क्लास से मेडिवल हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे। एक ब्रेक ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट है। 10 बजे मुलाकात होती है पॉलिटी की क्लास में। पॉलिटी में हम 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। कल हमने इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी की बात की थी, आज हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के बारे में। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नाश्ता कीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।